हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा है। विद्रोही और राज को हम लोग देख रहे हैं। 1857 की क्रांति जब आपका शुरू हुई, कौन कौन से तरीके किस तरीके से लड़ी गई, क्या क्या नेता रहे, किस प्रकार से वो रहे, कौन कौन सी देसी रियासतों ने उसमें हिस्सा लिया, भाग लिया। कुछ विशेष स्रोत के द्वारा हमने देखे अफवाह और भविष्यों पर हमने ध्यान दिया। कैसी अफवाह थी, किसको अंग्रेजों ने अफवाह बताया था और इतिहासकार ने अपने पक्ष में रखकर देखा। हमने उन सारी चीजों को देखने और समझने का प्रयास किया। इनको हमको देखने, ठीक, लोग, ठीक है। और आवत का विरोध इत्यादि को हमने देखा और जानने का प्रयास किया। आइए अब हम पढ़ते हैं फरंगी राज का आना और दुनिया का खात्मा। आप सबसे पहले नीचे एक जमींदार देखे हैं, इनका नाम है अवध के जमींदार। नाम नहीं मुझे पता, अवध के जमींदार, ठीक है। आइए आगे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ है हमारे हिस्ट्री में। फरंगी राज का मतलब किसे पता है आपको? अंग्रेजों को भारतीय देसी भाषाओं में क्या कहते थे? फिरंगी कहते थे। उनके चमड़े के कलर के आधार पर साफेर रंग होने की वजह से उनको फिरंगी कहा। तो अंग्रेजों को ही आपका फिरंगी कहते थे वो लोग। क्लियर रहेगा? और दुनिया का खात्मा कह रहे हैं अगर फिरंगी राज का आया तो पूरी दुनिया खत्म हो गई। उनका दुनिया का मतलब किससे था? क्योंकि उस समय वो बहुत सारे कंट्री पर राज कर रहे थे, भारत में था। अगर किसी देश को कोई आपका राज्य खत्म हो रहा तो उनके लिए लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई। अतिशयोक्ति जैसा लगता है। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं, राजकुमार, तालुकदार, किसानों, सिपाहियों एक दूसरे से जोड़ दी। सबको कैसा था? एक दूसरे जोड़ा। किसको? जो राजकुमार है उनको, तालुकादार जो अपने छोटी छोटी रियासतों को चाहते थे, जो आपकी जमींदारी व्यवस्था थे, जो किसान थे, जो सिपाही थे, एक दूसरे से जोड़ दिया। वे सभी फिरंगी राज के आगमन के विभिन्न अर्थों को एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देख रहे थे। अब जैसे ही उनका राज आया, लोगों ने अलग अलग मीनिंग निकाला कि भैया अब राज आ गया है, अब तो दुनिया समाप्त होने वाली। जब कोई चीज आपके उत्पीड़न की अधिक बढ़ जाती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, तो आप क्या कहते हैं? अब तो सब कुछ खत्म हो गया। क्लियर? जब आदमी कुछ ना कर पाए तब भी ऐसी शक्ति निकलती है। क्लियर है? वे चीजें बिखर रही हैं जो लोगों ने बहुमूल्य थी, उनको वो प्यार करते थे। अब कोई किसी की जंगल जमीन को छीन लिया जाएगा तो वो आपको यही कहेगा। देख लिया? 1857 के बाद तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं, निष्ठा अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगह के विद्रोह के मुकाबले अवध में विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोकप्रियता अभिव्यक्ति बन रहा था। ये सारी चीजें इसमें हो रही। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं छीनी, इन इलाकों में तालुकादार को भी लाचार कर दिया। यानी कि अवध के नवाब से गद्दी नहीं गई, अवध के नवाब से जुड़े बहुत सारे जो लोग थे वो भी आपका बेघर हो गए। अवध समूचे देहात में तालुकादार की जागीरें और किले बिखर गए। अब जिनका जो भी आपका कब्जा था उनके रियासत से जुड़ा हुआ, वो सब बिखर गए। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकादार के पास हथियारबंद सिपाही होते थे। उन्हें अपने किले, और अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लेते तो अपने तालुकादार का राजस्व चुकाते। जो उनको पद मिला है उसका चुकाएंगे। उन्हें काफी स्वायत्तता होती, स्वायत्तता का मतलब होता है फ्रीडम होती थी कि कुछ चीजों में वो क्या कर सकते हैं, कुछ जो ऑर्डर वगैरह वो ले सकते हैं। कुछ बड़े तालुकादार के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे, ठीक? और छोटे तालुकादार के पास 200 सिपाहियों की टुकड़ी होती थी। यानी कि अच्छी खासी सेना रखते थे ये तालुकादार। अंग्रेज इन तालुकादार की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार। अब कह रहे हैं कि अगर एक कोई छोटा सा जमींदार या तालुकादार जिसके पास किसी क्षेत्र की रियासत है उसका मालिक बनता है, अगर उसके पास इतनी बड़ी सेना होगी तो वो कल दिन को विद्रोह करेगा। अब हम नवाब को देखेंगे, छोटी छोटी तालुकादार को देखेंगे, आज इधर होगा कल उधर होगा। एक एक तालुकादार देख के दूसरे को आपका प्रेरित करेगा या उससे प्रेरित होगा। फौरन तालुकादार की सीमाएं भंग कर दी गई और उनको द्वर्ग ध्वस्त कर दिए गए। जो उनके किले थे उनको भी ध्वस्त करने का प्रयास किया गया कि नहीं,
हमको कोई और अपने यहाँ फालतू टेंशन या पावर क्रिएशन नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकादार की हैसियत व सत्ता को चोट पहुंचाई। अब उस जमाने में जब आपके ब्रिटिश भू राजनीति आई, आपको जानते हैं, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये क्या थे कि एक इनका राजस्व इकट्ठा करने का एक पैटर्न था कि हम एग्रीकल्चर लैंड से कैसे। अब देखिए, अंग्रेजी थोड़ी, चाहे आपका जो है मुगलों को देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत को देख लीजिए, चाहे अंग्रेजों को देख लीजिए, सबने टैक्स को कलेक्ट करने का एक ना कोई ना कोई स्कीम चलाया है। सत्ता को चोट पहुंचाई अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुस्तैद बंदोबस्त का नाम ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में लागू कर दिया। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकादार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, उन्हें बल और धोखाधड़ी के जरिए अपनी प्रभुता स्थापित की। एक मुस्तैद बंदोबस्त के तालुकादार को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेज के आने से पहले तालुकादार के पास अवध के 67% गांव थे, तालुकादार थे। यही गांव से आपका राजस्व आपके इकट्ठा करते थे, गांव की सत्ता को चलाते थे। ये तालुकादार अपना राजस्व उगाही कर कर नवाब को सौंपते थे और नवाब वहां इन पर आपका प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे और पूरी सत्ता को नियंत्रण करते थे। ठीक, एक मुस्तैद बंदोबस्त को लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई और 38% पर ही तालुकादार थे। दक्षिणी अवध तालुकादार की सबसे बुरी मार झेली। जो साउथ अवध था उसमें सबसे बड़ा झेला। आधे से ज्यादा गांव के हाथ से चले गए। बहुत सारे ऐसे गांव थे जो उनके हाथों से चले गए, स्लीपिंग हो रहे। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकादार को हटाकर वे जमीन असली मालिक के हाथों में सौंप। वो चाहते हैं कि जो तालुकादार के पास जमीन है उनको हटा दी जाए और जो असली मालिक हैं, जो किसान है, उनको सौंप दी जाए। अब एक किसान को सौंप कर आपका सिंपैथी भी बटोरना चाहते हैं और अपनी व्यवस्था को भी लगाना चाहते हैं। क्लियर है? मेन अपना प्रॉफिट है, लेकिन लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे भैया नवाब ठीक नहीं कर रहा था, हम लोग आपको आपकी जमीन का हक दें। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति के पास होगी, अगर वो आपका विद्रोह करेगा तो फिर बहुत सारे जमीन जाए, लेकिन वो जमीन बहुत सारों में बटी होगी, एक विद्रोह करेगा तो राजस्व कुछ ही घटेगा। इनको मेन अपना प्रॉफिट नहीं, इनको प्राइम था। अब देखिए, जिससे किसानों का शोषण में कमी आएगी, राजस्व वसूली का इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, राजस्व वसूली में इजाफा हुआ, लेकिन किसानों का बोझ कम नहीं आई। अधिकारियों को जल्द ही इसे समझ आ गया। अधिकारी समझ गए भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब ड्रामा है। लगता है कि अवध में बहुत सारे इलाकों में बहुमूल्य निर्धारण तो बढ़ा चढ़ाकर करे गए। कुछ का ऐसा करा गया कि टैक्स कहां से कहीं पर तो इतना थोप दिया गया, कुछ स्थानों पर तो राजस्व की मांग 30% से 70 तक इजाफा हुआ। मान लीजिए कहीं जगह से 30 रुपए आते थे, या मान लीजिए अब के 3 रुपए आते थे, उसको बढ़ा दिया गया। यानी कि रेट बढ़े, जो राजस्व के रेट बढ़े। यानी कि तालुकादार के पास, ना ही काश्तकारों के पास अधिग्रहण की खुशी जताने का कोई कारण था। अब जमीन भी मिली लेकिन खुशी नहीं है। खुशी क्यों नहीं है? पहले हम टैक्स 3 रुपए दे रहे थे, अब हमको आपका 17-27 देना पड़ेगा। यानी कि इंक्रीजिंग हुआ, 30% से लेकर 70% तक बढ़ा। सोच के देखिए, पहले 100 रुपए दे रहे हैं, अब 130 से लेकर 170 तक देने पड़े। यानी कि लगभग डबल के आपके फेरे में जा रहा है। इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा आप देखिए इसको कि आपका फरंगी राज आने का मतलब क्या था, कैसे वो इस सिस्टम को बदलना चाहते थे, इस तौर तरीकों पर अपना राज करना चाहते थे, क्या उनका पैटर्न था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए, तालुकादार की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। अब उनके साथ बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी थी, डिस्टर्ब तो होगी ही। निष्ठा, संरक्षण, जिन बंधनों में तालुकार के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकादार ही जनता का उत्पीड़न करते थे।
अब कौन थे? यही तालुकादार थे जो आपका उत्पीड़न क्या करते थे टैक्स लगान वसूली करने में। लेकिन जनता की नजर में बहुत सारे तालुकादार दयालु अभिभाव की अभिभावक की छवि में रहते थे। कुछ लोग अपने तालुकादार को बहुत अच्छा मानते थे, उनका व्यवहार बड़ा कुशल था। और अभिभावक का मतलब होता अपने गाइडेंस, अपने गार्जियंस मानते थे, उनको अपने माँ बाप की तरह देखते थे। वे किसानों को तरह तरह की मदद के में पैसे को मद में पैसे वसूलते। मद मतलब होता है वस्तु, अलग अलग रूप में। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, भाई कुछ बदले में कुछ और दे दे, कुछ और वस्तु दे दे, उसको खरीद ले। लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसान मन माने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत पूरी तरह पिसने लगे थे। कैसा था? मन माना राजस्व था। अब इस बात में कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व की कोई कमी करेगी। वसूली को समय के साथ आपका टाल दिया गया। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहार पर कोई कर्जा या मदद मिल पाएगी। पहले तालुकादार मिल जाते थे। ठीक। अवध जिन इलाकों में 1857 के दौरान विरोध बेहद सघन और लंबा चला, वहीं लड़ाई की बागडोर असल में तालुकादार के किसानों के हाथ में थी। बहुत सारे तालुकादार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे। वे अंग्रेजों से लोहा लेने लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल कि नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए। उनमें कुछ तो बेगम को पराजित करने के बाद उनका डटे रहे, कुछ तो क्या रहे, उनके साथ जुटे रहे। ठीक है। किसानों का संतोष अब फौजी बैरकों तक पहुंच गया। अब जो किसान थे उनका संतोष कहां पहुंचा? फौजी बैरक तक। अब आप सिपाही हैं, आप घर के आम किसान हैं, आपके सामने ऐसा कुछ हुआ, फिर आप फौज में भर्ती हो गए, तो वो असंतोष तो फौज में चला गया ना। तो मैं कह रहा हूं कि क्या कारण था कि अवध के लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा था। वो कारण दिखा, दशकों से सिपाही को कम वेतन, वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतोष थे। ठीक। 1850 के दशक आते आते उन्हें असंतोष के कई कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के दशक से पहले भी सालों में सिपाहियों पर अपने अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखने पर खास जोर देते थे। एक मौका था कि जो अफसर है उनके साथ आपका फ्रैंकली माहौल रहे, दोस्ती जैसा रखें। उनकी मौज मस्ती भी शामिल थी, उनके साथ मल युद्ध करते थे, साथ ही आपके तलवारबाजी, उनके साथ शिकार पर जाते थे। बहुत सारे लोग खूब ही हिंदुस्तानी बोलना जानते थे, यहाँ तक कि रीति रिवाज और संस्कृति भी वाकिफ थे एक दूसरे के साथ। उन्हें अफसर की कड़क और स्वाभाविक का स्नेह दोनों निहित थे। ये हमारा अफसर कड़क है, उन्हें यह भी पता था, और कैसा है उसका स्नेह कैसा है हमको यह भी पता था। 1840 के दशक की स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता की भावना पैदा होने लगी। अब अफसर क्या मान लगे कि भैया हम ही श्रेष्ठ हैं, मैं की भावना, और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल वाले मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। अब क्या था, मेन फीलिंग कैसे होता है, अब वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी फीलिंग है उनका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई थी। सिपाही व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया, भरोसे जगह संदेह ने ले ली। अब आपका चिकनाई युक्त कारतूस की घटना एक बढ़िया उदाहरण बनी। ये क्या बन गई? एक बहुत अच्छा उदाहरण बनी। ठीक। कैसी बनी? बहुत बढ़िया उदाहरण। अब आप देखिए, यहाँ दिखाए गए हैं, वर्दी पहने खड़े, अंतर देखिए। कलाकार सिपाहियों का वर्दी का मजाक उड़ा। देख लिया। तो हमको स्थिति थोड़ी साफ होती नजर आ रही कि पहले जो 1857 से पहले जो माहौल था अफसर और सिपाही का बीच, एक फेमिलियर माहौल था। चीजें भी बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि हल्के हल्के चीजें आपकी टिल्ट होती चलेगी, बदलते चले गए, व्यवहार बदलते चले गए,
दिलों की भावना जब बदली तो वो उग्रता का रूप समय के साथ लेती ही लेती है। प्यारे बच्चों, ऐसा ही रूप, ऐसा ही उग्रता हमको इस टाइम में भी देखने के लिए आपका मिलेगी। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब देखिए, आपने जो आपने अभी अब यूनिफॉर्म देखी क्या थी? यूरोपीय किस्म की वर्दी को पहनकर बंगाल के सिपाही कलाकार सिपाही वर्दी का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए यह जताने की कोशिश किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहनने कर हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख सकते। क्या दिखा रहे हैं कि भैया जो पोशाक पहन रहे हैं हम सुंदर नहीं दिख सकते। हम सुंदर किसमें दिखते हैं? जो हमारी अपनी पोशाक है, जो हमारी अपनी परंपरा के वस्त्र हैं, उन्हीं में हम लोग अच्छे दिख सकते हैं, ऐसा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी एक याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाही और ग्रामीण जनता के बीच गहरे संबंध। भाई अगर कोई सिपाही है तो गांव से ही आता है, और गांव से ही आएगा तो संबंध तो होंगे ही। बंगाल आर्मी के सिपाही में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। समझिए जड़ को, बंगाल से क्यों हुआ? कि जो बंगाल की आर्मी थी उसमें जो सिपाही थे वो कहाँ से थे? अवध से थे, और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से भर्ती होकर आए थे। अब तुम्हारे गांव में ही तुम्हारी सत्ता छिने, तुम्हारे तालुकोदार परेशान हो, तुम पर राजस्व लगाया जाए, तुम पर कर थोप दिया जाए, तो आदमी परेशान होगा कि जो उसके माँ बाप परेशान, वो भी परेशान होगा, और उसका विरोध कहाँ निकलेगा? कंपनी के अंदर, आर्मी के अंदर। उनमें से बहुत सारे लोग ब्राह्मण और ऊंची जाति के भी थे। बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था। सिपाही के परिवार के इर्द गिर्द जन बदलाव को देख रहे थे। उन्हें खतरे दिखाई दे रहे थे। वे जल्दी ही सिपाही की लाइन में खड़े होने लगे। दूसरी ओर कासपूत के बारे में सिपाही का भय, छुट्टी के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार, नस्ली गाली गलौज के प्रति असंतोष पनप रहा। वो सब कुछ देख रहे थे कि भैया गाली भी देते हैं, असंतोष है, व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक। और वो सारे उन चीजों को महसूस कर। सिपाही और ग्रामीण जगत के बीच मौजूदा इन संबंधों में जन विद्रोह का रूप गहरा हो गया। सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे, और सिपाही हाथ उठाते थे और फौरन ही गांव में उन्हें भाई बरादरी के साथ जुड़ जाते थे। कहीं किसान शहर को पहुंचकर सिपाही और शहर आम लोगों के साथ जुड़कर आपका विद्रोह और सामूहिक कृत्य में शामिल हो गए। और वही लोग सिपाही हैं, वही लोग किसान हैं, उन्हीं का दमन हो रहा, और विद्रोह भी वही करेंगे। ये सारी चीज एक साथ कोरिलेटेड हो रही है। क्लियर है? ठीक है, देख लिया इतना। तो मेन समस्या क्या थी? वो मेन समस्या यही थी, ठीक। देख लिया, चलिए आगे बढ़े। अब था, विद्रोह क्यों चाहते? अब कोई तो जड़ रही होगी जब बोल रहे हैं कि भैया विद्रोह क्यों चाहते थे। आखिर उन्हें विद्रोह करने की जरूरत क्या थी? बतौर विजेता कठिनाई, चुनौतियां, बहादुर के बारे में लड़ाई अपनी राय थी। विद्रोही को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते। जो विद्रोह लोग कैसे हैं? एहसान फरामोश, किसी के एहसान को भूल जाना, किसी की मदद को भूल जाना। बर्बर का मतलब होता है असभ्य लोग, उठना बैठना खान पीना। विद्रोहियों को वहां कुचलने का मतलब यह था कि उनकी आवाज को दबा। विद्रोह को कुचलने का मतलब क्या था? कि भैया इनकी जो आवाज है आप उसको दबा दो, तो विद्रोह क्या होगा? आप ही दब जाएगा, ठीक। सब कुछ ही इस घटना के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका। अब मौका था सबको, और सब अपनी बात का दर्ज कर। यूं भी विद्रोही को ज्यादातर सिपाही और आम लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे इस प्रकार अपने विचार प्रयास करने लगे कि लोग विद्रोह में शामिल करके सारी कुछ घोषणा और इशारतों को सिवाय हमारे ऐसी चीजें नहीं हैं जो उनके बिना विद्रोह नजरिए से समझ ना सके। अब ऐसा थोड़ी था कि कुछ उनके समझ ना आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उनके समझ आ ही रहा होगा, इसीलिए वो आपका विद्रोह भी कर रहे हैं और लड़ाई। अब देखिए,
आगे बढ़ रहे हैं। तो विद्रोह की भागदौड़, विद्रोह का चाल चलन क्यों रहा और कैसा रहा, विद्रोह था क्या, 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिश बहुत हद तक मजबूरन अंग्रेज दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ा। विडंबना यह थी कि इन स्रोत से अंग्रेजी अफसरों की सोच का पता चला, इसके बारे में ज्यादा सुराग नहीं मिल पाया कि विद्रोह क्या चाहते थे। यानी कि विद्रोही जो थे वो क्या चाहते ये पता नहीं चला, लेकिन अंग्रेज क्या चाह रहे थे, उनकी सोच कैसी थी, यह हमें पता चला। क्लियर है? और वही हमने कल्पना करके देखी। तो हम इससे आगे जो है शेष हम लोग आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपना कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जो है समय समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।